नमस्कार। स्वत मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। भारत के संविधान को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही है, लेकिन भारत को लेकर के चिंता कोई भी व्यक्त नहीं कर रहा है। भारत को कौन बचाएगा, यह भी एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर भी भारत के लोगों को ही ढूंढना पड़ेगा, देना पड़ेगा। यहाँ के राजनीतिज्ञों को भी, यहाँ के नौकरशाहों को भी और यहाँ के विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी इस प्रश्न का उत्तर आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, भारत में न्यायालय खतरे में है। भारत की राजनीति में ऐसे नैरेटिव के सहारे परसेप्शन गढ़ने वालों का मौन व्रत बांग्लादेश की स्थिति पर अब भी जारी है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 6 अप्रैल 2024 को कलकत्ता में कहा था कि किसी भी कीमत पर पश्चिम बंगाल में हम CAA, NRC और UCC लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी का यह मंसूबा यदि पूरा हुआ तो क्या होगा? यह एक प्रश्न है। यह होगा कि जल्दी ही पश्चिम बंगाल एक दूसरा कश्मीर बन जाएगा। यहां बात करते हैं BBC के एक संवाददाता की। BBC के संवाददाता रहे डॉक्टर विजय राणा की माने तो पश्चिम बंगाल कश्मीर बन चुका है। फिलहाल डॉक्टर विजय राणा लंदन में रहते हैं और उनके पास इस प्रकार के बयान देने के पीछे तर्क भी हैं, तथ्य भी हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के शिकार बंगाल के लोगों में यह आशा थी कि लोकसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी आशा पर अब पानी फिर चुका है। वाम मोर्चा के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के एक बयान की यहां चर्चा हम करते हैं। एक समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में घुसपैठियों के कारण सामान्य प्रशासन चलाना हमारे लिए कठिन हो गया है। जी हां, वामपंथी मुख्यमंत्री का यह बयान था। इस सच्चाई को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर लेने के कारण माकपा के बड़े नेताओं ने मुख्यमंत्री पर भारी दबाव डाला, क्योंकि यह उनकी राजनीति के लिए ठीक नहीं था। उस बयान को उन्होंने जब वापस लेते हुए उन्होंने कहा था कि इस प्रकार की बात नहीं है, मेरा कहने का अर्थ कुछ दूसरा था। मतलब साफ है, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए उनका यह बयान बिल्कुल गलत था। अब बात करते हैं ममता बनर्जी के शासनकाल की। ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल के अनेक जिलों में सांप्रदायिक हिंसा भयंकर रूप धारण कर चुका है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं की हालात चिंताजनक हो चुकी है। दुनिया के सारे देशों में अपना अपना पॉपुलेशन रजिस्टर है, यहां तक कि पाकिस्तान में भी है। परंतु भारत के जो लोग इस देश को धर्मशाला समझते हैं, वे चाहते हैं कि बाहर से जितने भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या चाहे आकर यहाँ बस जाएं। यहाँ कोई रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं। विश्व में कई देश हैं जहां की सीमा पर अवैध ढंग से घुसने की कोशिश करने वालों को सुरक्षाकर्मी गोली मार देते हैं, परंतु हमारे कुछ सुरक्षाकर्मी व वोट लोलुप दलों के कार्यकर्ता रिश्वत के सहारे घुसपैठियों को यहां लाकर बसा देते हैं और उन्हें अपना मतदाता बनवा देते हैं। दुनिया के किसी अन्य गैर मुस्लिम देश में अलग अलग संप्रदाय के लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं है। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां मुसलमानों के लिए अपना कानून है। जिहादी संगठन PFI हथियारों के बल पर भारत को 2047 तक इस्लामिक देश बना देने के अपने लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है। PFI के राजनीतिक संगठन SDPI के सहारे राहुल गांधी वायनाड में लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वायनाड में 48% मुस्लिम मतदाता हैं। इस देश के असंख्य मतदाता उस राजनीतिक दलों को भी वोट देते हैं जो दल बांग्लादेश और रोहिंग्या के घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत में बसाने में खुलेआम मदद करते हैं। कुछ लोग मौन रहकर उनकी मदद कर रहे हैं तो कुछ अन्य सक्रिय होकर। ऐसे घुसपैठियों की संख्या बढ़कर अब इस देश में करीब 8 करोड़ हो चुकी है।
पूरे देश में उन्हें फैलाने के लिए एक संगठित नेटवर्क कार्य कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वरीय वकील अश्विनी उपाध्याय के अनुसार 2017 में ही उनकी संख्या 8 करोड़ हो चुकी थी। यह कारण नहीं है कि कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ वही अब भारत में भी होगा। आज भी भारत में हर रोज औसतन 500 से 1000 घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं। अब आप समझिए, भारत खतरे में है या खतरे में नहीं है। इस भारत को यदि खतरे से बचाना है तो क्या करना है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, फिर मिलेंगे।